हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडू मंत्रा। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ऑलरेडी हमारे 11th के जो फिजिक्स के लेक्चर्स हैं वो शुरू हो चुके हैं हमारे 11th-12th साइंस वाले चैनल पर, एडू मंत्रा 11th-12th साइंस वाले चैनल पर। अगर किसी ने नहीं देखा हो या नहीं गए हो वहां पर तो जाके एक बार चेक कर लो। रंजीत सर, अंबुज सर फिजिक्स में गजब कर ही रहे हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सारा कुछ शुरू हो गया है। राजीव सर तो मैथ्स का लाइव में धमाका कर रहे हैं। तो ऑलरेडी लेक्चर शुरू हो गए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके चेक कर लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चे ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से भले ही 10th तक फिजिक्स इजी लग रही हो या जैसा भी लग रहा हो, पर 11th में जाके थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। मतलब उन बच्चों को, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं डेरिवेशन करने में और मैथ्स करने में, उनके लिए तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता। बट जो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में दूर भागते हैं उस हिस्से से, उनके लिए ये सब्जेक्ट खतरनाक हो जाता है। तो मतलब एक्चुअली इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। अगर तुमने इसमें इंटरेस्ट बिल्ड कर लिया ना तो ये बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है एक्चुअल में। ठीक है, इससे आपको प्यार हो जाएगा और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। What is that common mistake you are doing? ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आइए आराम से बारी बारी से चीज़ों को समझ लेते हैं कि भाई क्यों, why this subject is seeming to be difficult? क्यों डिफिकल्ट है? आओ देखते हैं। तो ये मत पूछना कि सर टोपी क्यों पहना है, ठीक है, बस पहन लिया, मजा आ गया। देखो ये भी नहीं समझ आ रहा है इसको भी। तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। एक बात तो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में रिसेंटली बताया हुआ है कि जिसके तहत मतलब अब तक आपने जो भी पढ़ाई करी 8 से 9, 9 से 10th, ठीक है, 10 से जब आप 11th में जाते हो, 10 से जब आप 11th में जाते हो तो एक बड़ा जंप है वो, ठीक है। मतलब अब तक तो आप ऐसे ऐसे आराम से कूदते आए थे, अब ये इतना बड़ा जंप है। मतलब देयर इज समथिंग जो एक मिसिंग, एक लैकिंग होता है जब आप 11th की फिजिक्स से शुरुआत करते हो। बिकॉज यहाँ पर आपको कैलकुलस यूज करना है, वेक्टर्स यूज करना है। हो सकता है कि आपको 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर से ये सब चीजें मिलने लगे, हो सकता है क्या मिलेंगी, ठीक है। तो भले ही आपने मोशन चैप्टर 9th में पढ़ा है, पर अब जो लेवल से आप चीजें करोगे, चाहे डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल्स हो, वो वहां पर आपको मैथमेटिक्स की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, पहली चीज ये। और इस बात को समझने को बच्चा तैयार नहीं होता है, ठीक है। वाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी आप ये करोगे। मैक्सिमम बच्चे जो है ना, ये इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अभी से यू आर गेटिंग दिस बूस्टर स्पैन है, ये टाइम है, ये मई महीने से आप अगर पढ़ना शुरू करते हो और शुरुआत की आपने अगर 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर संभाल लिए, फिजिक्स जो है ना आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रहेगा, आपका दोस्त बन के रहेगा। बट आपको वही जो मैंने बताया था कि व्हाट इज द थिंग वी नीड टू डू, वो जो फाउंडेशन कोर्स है या जिसको हम बेसिक फिजिक्स कहते हैं या बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स कहते हैं, वो चीज आपको जरूर से समझनी पड़ेगी। चाहे वो लॉगरिथम हो, चाहे वो कैलकुलस हो, कैलकुलस में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आ जाता है। आपको ग्राफ की एनालिसिस आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, आपको अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जब वेक्टर्स आएगा तो वेक्टर्स पता होना चाहिए। ये सारा कुछ जो आप पढ़ोगे ना 11th में, यहाँ जो मजबूत बेस बनाओगे ना, यही आपको 12th ईजी बनाता है। 11th की बात बच्चा 12th में जो आता है ना, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज ये सारी चीज़ों के साथ आ जाती है। बट अगर तुमने यहीं पर गड़बड़ कर दी ना, तो भले ही आप 11th पास हो जाओ, 12th में आप कितना भी सोचो कि हाँ भाई मैं उखाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो ये बात समझना कि आपको जो शुरुआती बेसिक लेक्चर्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, वो एक तो पढ़ना जरूरी है। सेकंड चीज, दूसरी डिफिकल्टी क्या आती है सर? दूसरी डिफिकल्टी आती है कि जब डेरिवेशंस आते हैं, सर डेरिवेशंस क्या होते हैं पता होगा ना, आपने 10th में करा होगा। जैसे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज को हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, RS = R1 + R2 + R3 वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ऐसे ही रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप डिराइव किया था। भले ही वो बोर्ड में एग्जाम तो ऐसा हुआ ही नहीं, बट बोर्ड्स में वैसे वो नहीं था, इवैल्यूएटिव नहीं था, बट हमने करा हुआ था ये चीज़, अगर आपको याद हो तो। वो डेरिवेशन है, आपने 9th में करा होगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन को डिराइव किया होगा, ठीक है। तो ऐसी कई डेरिवेशंस आपको लगभग हर चैप्टर में मिलती रहेगी इन फिजिक्स, ठीक है।
तो डेरिवेशंस करने में आपको भागना नहीं है, ये चीज सिस्टमैटिक तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार आप देख ले तो फिर आपको उसको बिना देखे लिख के और करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और डेरिवेशन मैथ्स की तरह ही है, वो आपको दिमाग में सोच के याद नहीं रटना नहीं है, उसको लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आपको ना कुछ, जैसे मान लो इतना बड़ा डेरिवेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप के है मान लो, तो 10 के 10 स्टेप आपको थोड़ी ना आपको याद रखने होते हैं। शुरुआत क्या करनी है वो याद रखना होता है, फिर उसके बाद कुछ मैथ्स बेसिक कैलकुलेशन से आपको ये स्टेप तक पहुंच जाओगे, फिर दूसरा उसके बाद नेक्स्ट लॉजिक क्या लगानी है वो याद रखना है, फिर आप कुछ स्टेप तक आगे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आपको टाइम पे एक नया चीज, जो भाई नाउ लेट दिस वैल्यू बी v, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी v या u, और फिर उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करना था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इज दिस, फिर उसको 2-4 स्टेप आपने मैथ्स लगा दिए। मतलब आपको बीच के जो मेन स्टेप जो इंट्रोड्यूस करने हैं टाइम पे वो आपको ध्यान रखने होते हैं, और बाकी तो उसमें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन ही होता है, ठीक है। तो ये अगर आप चाहोगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाँ भाई कैसे डेरिवेशन को किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए। बट अगेन इसमें ऐसा नहीं कि सारे स्टेप रट्टा मारने होते हैं, आपको बीच के स्टेप याद रखने होते हैं और उसके बाद चीजें आसानी से हो सकती हैं। बट इसमें भी अगर जितना ज्यादा आप डीप स्टडी करते हो ना, जितना ज्यादा आप कंसेप्चुअल स्टडी करते हो, ये सब चीजें भी एकदम दिमाग में याद भी नहीं, फिर एकदम फिट हो जाते हैं भाई क्या कैसे करना है, अलग अलग तरीका, नया तरीका आप ही निकाल दोगे उसमें। तो देयर आर वेरियस लेवल्स जिस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। डेरिवेशंस का स्पेशली बात करें, लिख के प्रैक्टिस करना है, और जहां पे अटक जाते हो, एकदम दिमाग स्टक हो गया, तो भाई देख लो एक बार किताब में, उसके बाद फिर आगे चलो। तो ऐसे करके आप ये चीज इजी बना सकते हो। देन इसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल्स। भाई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे किया जाए, तो हाउ टू डू न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। बट इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ना, कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। जैसे गिवन वाला पार्ट, ठीक है, जो गिवन है वो क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे आपको तो फिलहाल मैकेनिक्स है 11th में, बट फिर भी कोई भी समझो इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें चार्ज दिया हुआ है, उसमें टाइम दिया हुआ है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ओके। और आपको टू फाइंड क्या करना है वो देख लिया आपने कि हाँ भाई मुझे निकालना है, वहां पर सपोज करंट निकालना है, ओके। सपोज क्या करना है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ओके। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, अगला स्टेप है भाई दिमाग में अब ये लग रहा है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। तो जो भी तुमने फॉर्मूला पढ़े होंगे जो इसको कनेक्ट करते होंगे, जैसे इन दोनों से मिल जाएगा I = Q/T, ठीक है। इसके बाद I मिल गया होगा तो V = I × R, तो R भी आ जाएगा वहां से, ठीक है। तो आपको कनेक्टिंग फॉर्मूला देखना है। अब ये यहाँ पर इसके बाद सीधे सॉल्व नहीं करना है, इसके बाद एक और स्टेप क्या याद रखना होता है, कहीं कोई कन्वर्जन की जरूरत है क्या सब SI सिस्टम में दिया है, अगर सब कॉमन सिस्टम में है तब तो आराम से कर सकते हो, नहीं दिया है तो कन्वर्जन करने के बाद कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो हो सके तो आप अगर सारे स्टेप्स चाहते हो तो लिख दो, ठीक है। अब ये तो बता रहा हूं आपको एक जनरल सा, एकदम जो बच्चा फ्रेशली 10th से 11th में जा रहा है तो ये तरीका फॉलो करने को। बाद में तो आप जब एंट्रेंस के लिए JEE नीट के लिए करोगे तब तो आपको थोड़ा सा हाई लेवल में जाना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको क्वेश्चन देख के ही बहुत सारी चीजें क्वेश्चन से ही हमको समझ लेनी है, और वहीं पर हमको MCQ फॉर्म में कैसे करना है, शॉर्टकट में क्या अप्लाई कर सकते हैं, वैसे टीचर्स आपको कराते रहेंगे, उसकी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बट मतलब जो बेसिक जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई, तरीका सीखो, चीजें आसान हो जाएंगी, और जितने क्वेश्चंस करते जाओगे ना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ऑलवेज एक चीज दिमाग में रखनी है कि आपके NCERT टेक्स्ट बुक को अच्छे से फॉलो करो। भले ही बहुत डिटेल नहीं होती, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपको एक्सटर्नल रेफरेंस बुक देखनी पड़ती है, ठीक है। बट उसके अंदर भी जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उसके बाद जो आपके एक्सरसाइज वाले हैं, जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजें अगर अच्छे से बनाते हो आप, एंड फॉर श्योर आपको अगर थोड़ा सा जो एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है तो आप HCV को भूल नहीं सकते, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस को। एंड देयर आर वेरियस बुक्स जिसको आप रेफर कर सकते हो, बट वेरियस बुक्स को रेफर नहीं करना है,
एक दो किताब को अपने दिमाग में ट्यूनिंग में रखो, शुरू से उसको फॉलो करो। ओके, सो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करता हूं। चीज़ों को याद रखना, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप करते हो ये है यहाँ पर कि आप सोचते हो कि मैं 10 से 11th में आया, 11th में तो कोई बोर्ड एग्जाम्स है नहीं, अब 12th में करूंगा, 11th में आराम से स्लोली करता जाऊंगा। यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। जिस साल सबसे ज़्यादा मेहनत करना है आपको, वो 12th नहीं है, वो 11th है। 11th अगर आपने अच्छे से सिस्टमैटिक कर लिया ना, वही फ्लो वही रिदम 12th में काम आ जाएगी, और अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड्स में भी, और अच्छा स्कोर करोगे अपने जेई नीट या व्हाटएवर एग्जाम्स यू आर गिविंग अहेड। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो को क्लोज करता हूं, और लेक्चर शुरू हो चुके हैं ऑन द 11-12 साइंस वाला चैनल। बस सिस्टमैटिक फॉलो करते जाओ और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। वहां से कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।